Hello dear friends, you are most welcome at Study with PN Sharma. Dear friends, आज हम 10 जून 2020 दैनिक जागरण का डिस्कशन करेंगे। तो आज के दिन कौन कौन सी न्यूज है दैनिक जागरण में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। तो एक बार देखते हैं हम पेज नंबर फर्स्ट पर अगर हम बात करें, पेज नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पर है नरम पड़ा चीन का रुख एंड लद्दाख में एलएसी। लद्दाख में जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उससे सैनिक पीछे किए। तो ये सभी हम देखेंगे कि क्या पूरा मामला है। इससे संबंधित हमने पहले भी डिस्कशन किए हैं, इससे संबंधित ऐसे आर्टिकल्स हमने पहले भी डिस्कशन किए हैं। आज हमारा जो आर्टिकल रहेगा उससे संबंधित जो मेन पॉइंट्स है वो है, पहले गोलान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा से जुड़े कम से कम 3 स्थलों से चीन अपनी सेना पीछे हटाने को तैयार हो गया है। तो पहले हम देखेंगे कि गोलान घाटी जो है, गोलान घाटी वो कहां पर है, दैट्स इंपॉर्टेंट। हमने पहले भी इस पर डिस्कशन किया है। अगेन जो सैन्य कमांडर हैं उस लेवल की बातचीत चल रही है। यहां पर एक है गोलान घाटी, दूसरा है हॉट स्प्रिंग एरिया में से 3 से 5 ऐसे स्थल हैं जहां पर सैनिकों को पीछे हटाकर तनाव कम करने की शुरुआत हो सकती है। मींस हम देखेंगे गोलान घाटी कहां है, हॉट स्प्रिंग एरिया कहां पर है। अगेन जो काफी मात्रा में चीन ने क्या किया था, इन एरियाज में काफी मात्रा में टेंट और भारी वाहन वहां पर लगा लिए थे। अब उन्हें वो पीछे करने की बात हो रही है। और यहां पर एक पॉइंट आया कि पेट्रोलिंग पॉइंट पीपी, इसको बोलते हैं पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17 एंड पैंगोंग तसो लेक के कुछ हिस्सों और चुशुल से दोनों देश के सैनिक वापसी को सहमति बनी है। ये भी हम देखेंगे मैप के द्वारा कि क्या पूरा मामला है। आगे यहाँ पैंगोंग तसो जो लेक है वहां पर फिंगर 4 क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि फिंगर 4 क्या है, इसका क्या मामला है। एंड अगेन अगर चलें हम यहाँ, तो भारत का जोर क्या है कि एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उस पर अप्रैल 2020 में जो स्थिति थी, जहां पर चाइना के सैनिक अप्रैल 2020 में जहां पर चाइना के सैनिक थे वो वहीं पर वापस चले जाएं, मींस यथास्थिति को बरकरार रखें, ये इंडिया चाहता है। तो दैट्स इंपॉर्टेंट। तो उसी को लेकर इंडिया क्या किया है, अपना एक रुख है जो इंडिया का वो बनाए हुए है। तो उसको थोड़ा सा समझना। अगेन यहां पर चले हम नेक्स्ट आगे, तो देखते हैं क्या कि बैठक के बाद यहां पर बैठकें वो चल रही है, बैठकों का दौर। इस बैठक के बाद सोमवार को भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेशी चीन मंत्री के प्रवक्ता जो है ने उम्मीद जताई कि भारत और चीन की सीमा के विवाद को आपसी बातचीत से, तो बातचीत में इस डायलॉग से सुलझाया जाएगा। और जो चुशुल जो मोल्दो क्षेत्र है वहां पर दोनों देशों के जो सैन्य कमांडर थे उन्होंने बातचीत भी की थी। अगेन हम देखते हैं और जो इंपॉर्टेंट यहां पर है, जो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूज के, वो क्या है जहां हम डिस्कशन करेंगे। यहां पर कहा गया कि 2017 में भी ऐसी स्थिति आई थी जब चीन ने भूटान भारत चीन सीमा जो है वहां पर डोकलाम में इसी तरह का अतिक्रमण किया था और 73 डेज तक दोनों तरफ के सैनिक जमावड़े के तनाव को खत्म किया जा सका था, किसके द्वारा, बातचीत के द्वारा। तो यहां पर जो गोलान घाटी है वहां पर भी हिमपात शुरू हो जाएगा आने वाले टाइम में और ये क्षेत्र भूभाग से कट जाएगा, मींस ये भी कहा जा रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे, हमारा जो मेन कंसंट्रेशन रहेगा वो कहां रहेगा, एलएसी। ये पूरा मामला क्या है इसको देखेंगे। अगेन यहां पर पेज नंबर फर्स्ट की अगर बात करें तो यहां पर कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनका हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट हमारे लिए चाइना और इंडिया वाला जो पार्ट है वो प्रवासी श्रमिकों को 15 दिन में घर भेजे, मींस ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा यहां पर कि प्रवासी मजदूर जो है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में डिसीजन आया है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है वो काफी अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे डिसीजंस नहीं दिए थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना हो रही थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 दिनों पर में जो प्रवासी मजदूर है उनको अपने घर भेजे। साथ में लॉकडाउन तोड़ने के नाम पर जो उनके ऊपर मुकदमे चलाए जा रहे हैं उन सभी को वापस ले, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो जो मुकदमे चलाए गए थे लॉकडाउन तोड़ने के आधार पर, एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके तहत उसका सेक्शन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसका सेक्शन 51A जो 51 है सेक्शन, उसके तहत किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है, 1 साल की जेल दी जा सकती है अगर वो डिजास्टर मैनेजमेंट के रूल को फॉलो ना करे। तो इन कुछ लोगों पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो
लॉकडाउन है उसको तोड़ने का उनके ऊपर वो लगाया गया था आरोप। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन सभी लोगों को इससे मुक्त किया जाए। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो एक पॉइंट जो है यहां से याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है और सुप्रीम कोर्ट कैसे मींस जुडिशरी जो हमारी है न्यायपालिका वो कैसे कार्यपालिका के कार्य को कंट्रोल कर सकती है, यहां पर आप लिख सकते हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या आता है यहां पर जो समझने वाली बात है, अगर यूपीएससी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक समझने वाली बात क्या आती है कि क्वेश्चन ये आता है कई बार कि न्यायपालिका कई बार जो कार्यपालिका है उसके कामों में टांग अड़ाती है, इसलिए कई बार इसकी आलोचना होती है। लेकिन हम ऐसे मुद्दों को अगर याद रखें कि कैसे जो माइग्रेंट्स वर्कर्स थे लॉकडाउन के समय उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा था, उनके जो बेसिक राइट्स हैं चाहे वो फूड हो, चाहे उनका ड्रिंकिंग वाटर की बात हो, चाहे आवास हो, ये सभी जब नहीं मिल रहे थे तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने जो कार्यपालिका है उसके ऊपर एक क्या डाला है, दबाव। तो यहां पर ऐसे हस्तक्षेप करना बहुत अच्छी बात है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जुडिशरी का जो ये डिसीजन है इसको लेकर हम कार्यपालिका के ऊपर जो दबाव डाला है इसको लेकर हम जुडिशरी जो है इसके काम को हम वैध मींस वैलिड ठहरा सकते हैं, तो ये क्वेश्चन था जो इंपॉर्टेंट है। यहां पर पेज नंबर जो 1 है इससे संबंधित केवल एक न्यूज है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसका हम डिस्कशन करेंगे। अब चलते हैं, हमारा जो नया वे है डिस्कशन करने का उसी के अनुसार हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर देखिए ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जो आप सभी को समझ में आ रहा होगा, पहले भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया है कि पूरा मामला क्या है। अगर चाइना और इंडिया की बात करें तो ये है अक्साई चीन। यहां पर किसी समय इंडिया का पार्ट था ये पूरा, लेकिन 1962 के युद्ध में इंडिया से छीन लिया था किसने, चाइना ने। हम पिछली क्लासेज में इसके बारे में पूरा डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं कि ये पूरा मामला क्या है। यहां पर दौलतबेग जो ओल्डी है वहां से हमने रोड बनाया है, कहां तक, लद्दाख लेह तक। इसको लेकर भी चाइना चिढ़ा हुआ है। चाइना का कहना है कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना रहे हो इसको बंद करो बनाना। दूसरा, ये जो गोलान रिवर है यहां पर सैनिक चाइना के इंडियन टेरिटरी में आ गए हैं एलएसी पार करके, तो इनको वापस एलएसी पार कर जो इनकी सीमा है उनमें भेजना। जो एक जो एरिया बताया वो है जो गोगरा रीजन है वो इसी को बोलते हैं हॉट स्प्रिंग। क्या बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग रीजन। और हमारे आज का जो एडिटोरियल उसमें भी आया है। साथ में इसी रीजन में इनको पेट्रोलिंग पॉइंट भी बोलते हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट मैं बताऊंगा कि क्या होता है। और ये पैंगोंग तसो लेक, यहां पर फिंगर का मामला है। तो यहां समझना क्या क्या मामले हैं पूरे, एक बार क्लियर हो जाएगा तो आपको फिर इजी होगा पढ़ने में। पैंगोंग तसो लेक में क्या है पूरा मामला, इसको देखते हैं। पैंगोंग तसो जो लेक है यहां पर फिंगर का मामला है पूरा, कि यहां पर कुछ निशान बने हुए हैं, जैसे फिंगर 4 जो एरिया है वो एलईसी को पार कर इंडिया की तरफ आता है। फिंगर 4 जो एरिया है इंडिया की तरफ आता है, और फिंगर 8 एरिया यहां पर है। तो इंडिया का कहना है कि मेरा जो फिंगर 4 एरिया है ये तो मेरा है ही, लेकिन जो फिंगर 8 एरिया है ये भी मेरा है। तो इंडिया का दावा है कि फिंगर 8 एरिया मेरा है, फिंगर 4 एरिया पर तो इंडिया ऑलरेडी कब्जा है। लेकिन चाइनीज सेना ने क्या किया, जो फिंगर 4 एरिया है वहां पर भी आकर कब्जा कर लिया है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है पैंगोंग तसो लेक पर। सेकंड जो गोलान घाटी है यहां पर हमने देख लिया कि लगभग 2 से 3 किलोमीटर जो सैनिक हैं वो पीछे हट गए हैं। यहां पर एक और है ये हॉट स्प्रिंग या गोगरा, इस रीजन में भी चाइनीज सेना आर्मी जो है वो गोलान जो गोगरा रीजन है उसको पार करके इंडिया में आ गया है। अगेन हम देखें यहां पर तो ये जो पूरा मामला है यहां पर जो दौलतबेग ओल्डी है वहां से हमने एक सड़क बनाई है यहां से पूरा ये सियोक रिवर है, यहां पर सियोक रिवर है। तो सियोक एंड दुर्बुक जो कल भी हमने डिस्कशन किया था यहां तक हमने सड़क बना ली और लेह तक हम जाएंगे। तो यहां तक जो सड़क बना रहे यहां तक, ये एलएसी के पास में, ये क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी। तो चाइना इससे चिढ़ता है कि आप एलएसी के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट मत करो, लेकिन चाइना खुद जो भारत का पार्ट है अक्साई चीन वहां से सड़क बना लिया है सिनजियांग से होकर कहां तक, तिब्बत तक। तो चाइना खुद अगर निर्माण करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इंडिया को निर्माण करने से मना करता है, मींस दोहरी नीति अपनाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर 2017 का हमने पॉइंट देखा कि 2017 में डोकलाम जो ये एरिया है सिक्किम, ये पूरा कौन सा रीजन हमारा,
सिक्किम, सिक्किम यहाँ पर, और ये है भूटान, यहाँ पर क्या है, ये भूटान का एरिया है ये, और यहाँ पर जो एरिया है, ये जो नीचे एरिया आ रहा है, ये है पूरा तिब्बत का साउथ पार्ट। तो यहाँ पर एरिया है डोकलाम। डोकलाम पर यहाँ पर आसपास सड़क निर्माण किए जा रहे थे किसके, चाइना के। इसको रोका गया इंडियन आर्मी के द्वारा डोकलाम रीजन में, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता कि हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है नॉर्थ ईस्ट में जाने का, ये बंद हो, क्योंकि इसको बोलते हैं चिकन नेक। अगर कभी चाइना यहां तक प्रेजेंस हो जाता है तो कभी भी इस वाले रास्ते को रोक सकता है, क्योंकि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये जो आपको दिख रहा होगा, ये पूरा इंडिया का मैप है, यहाँ से ये पूरा इंडिया का सिक्किम वाला पार्ट होते हुए ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट इधर चला जाता है, और ये यहाँ से बांग्लादेश वाली बाउंड्री होकर ये पूरा चला जाता है यहाँ। तो ये हमारा क्या है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट, नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये जो हमारे केवल जो एकमात्र एरिया है वो है यहाँ पर, ये जो कॉरिडोर है इतना 70 किलोमीटर का, यही हमारे पास एकमात्र रास्ता है जिससे हम नॉर्थ ईस्ट से जुड़ सकते हैं। अगर चाइना की प्रेजेंस यहाँ पर हो जाती है तो कभी भी ये युद्ध के समय इस वाले रीजन को पूरा ब्लॉक कर सकता है और हमारा नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी टूट सकती है। इसीलिए हम नहीं चाहते कि डोकलाम पर इसका कोई अधिकार हो। प्रेजेंट में डोकलाम जो एरिया है वो भूटान का है, और इस डोकलाम रीजन की जो सुरक्षा करती है वो इंडियन आर्मी करती है। तो इसको लेकर भी लगभग 73 डेज तक क्या रहा था, स्टैंड ऑफ। तो ये थोड़ा सा याद रखना। अगेन जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, अगेन ये है LAC। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो कि ये क्या है LAC, यहाँ पर जो सबसे यहाँ है दौलत बेग ओल्डी, ये लिखा हुआ है पूरा क्या, दौलत बेग ओल्डी। यहाँ पर जो सेकंड नंबर का जो रीजन है ये है गोलान वैली, गोलान वैली। मेरा एक वीडियो है 1.48 मिनट का, मींस लगभग 2 मिनट का, उसमें मैंने लाइव वीडियो है वो, कि दोनों आर्मी गोलान वैली है, जो गोलान वैली मींस गोलान जो रिवर है, रिवर के दोनों तरफ आर्मी खड़ी है, एक तरफ चाइनीज और एक तरफ जो हमारे चाइना की आर्मी, एक तरफ इंडिया की आर्मी, और दोनों आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो उसको देख सकते हैं। हॉट स्प्रिंग या घोघरा, इसमें पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, ये क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये है यहाँ पर, ये घोघरा या हॉट स्प्रिंग कहाँ है, यहाँ पर ये एरिया है। एंड अगेन जो एरिया है पेंगोंग त्सो लेक, वो है लद्दाख के यहाँ पर। तो सभी जगह चाइना की जो आर्मी है वो LOC को पार कर इंडियन क्षेत्रों में आ गई है, तो ये थोड़ा सा समझना। यहां पर अगर आगे हम और ध्यान दें कि पेट्रोलिंग पॉइंट क्या होते हैं, अगर इनको ऊपर हम डिस्कशन करें तो देखना यहां पर पेट्रोलिंग पॉइंट होते क्या है, जिनको लेकर मतभेद है। पेट्रोलिंग पॉइंट पे क्या होता है कि अगर यहां पर LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये है, तो यहां पर कुछ एरिया क्या है, ओवरलैपिंग, और इंडिया अगर इसके आसपास अपनी जमीन मानता है यहां पर, तो यहां पर आकर पेट्रोलिंग कर सकता है, मींस निगरानी कर सकता है, देख रेख कर सकता है कि कहीं इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं हो रही, कहीं घुसपैठ तो नहीं हो रही। तो इसी पॉइंट्स को लेकर प्रॉब्लम है कि कई बार चाइनीज आर्मी इन पेट्रोलिंग पॉइंट्स में आ जाती है। तो ये जो मामला है ये कहीं ना कहीं विरोधाभासी मामला है। तो ये सभी पॉइंट्स हमने देखे। पेज नंबर 1 पर हमने सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन देखा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं यहां पर हमारे न्यूज़पेपर में। यहां पर जो इंपॉर्टेंट है पेज नंबर 2 पर हमारे लिए किसी काम का न्यूज नहीं है, क्योंकि नेशनल कैपिटल से संबंधित न्यूज रहती है दिल्ली, जो हमारे लिए UPSC एंड स्टेट PCS के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 3 पर एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखोगे, यहां पर है CAA। कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है CAA, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर इन्होंने क्या क्या लिखा है, यहां पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा, लेकिन हमको CAA के बारे में देखना है कि CAA क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये पहले बिल था, अब इसको एक्ट बना दिया गया है क्योंकि संसद से पारित हो चुका है। तो इसके बारे में देखते हैं कि पूरा मामला क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अगर इसके बारे में हम पूरा पढ़े तो देखिए यहां पर क्या है पूरा मामला। CAA, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, या इसी को अगर हिंदी में हम बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मींस नागरिकता संशोधन अधिनियम। ये क्या था इसके बारे में देखेंगे। अधिनियम जो है ये क्या है, ये जो यूपी जो हमारी गवर्नमेंट है,
जो प्रेजेंट में मोदी गवर्नमेंट है उसका एक मेन एजेंडा था क्या, सीए, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। तो ये क्या है पूरा मामला, इसको समझते हैं। सीए जो पूरा मामला है उसको क्या है, सीए की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या है प्रावधान, इसके तहत जो नागरिकता है, जो नागरिकता अधिनियम था, अधिनियम 1955, उसको क्या किया गया, अमेंड किया गया, उसमें संशोधन किया गया है। और क्या संशोधन किया गया है कि 3 देश, जो 3 देश हैं उनके 3 देश, उसमें कौन कौन से, बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा अफगानिस्तान, इन देशों से आए हुए 6 कम्युनिटी मींस 6 समुदाय के लोग, 6 समुदाय के लोग जिसमें कौन से हैं, हिंदू हैं, उसके बाद सिख हैं, हिंदू सिख एंड क्रिश्चियन है मींस ईसाई, उसके बाद बौद्ध एंड जैन जो है, बौद्ध एंड जैन, एंड एक है यहां पारसी। तो ये 6 कम्युनिटी के लोग जिसमें हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन और पारसी, ये 6 कम्युनिटी के लोगों को क्या दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। मींस यहां पर जो मुस्लिम्स हैं उनको छोड़ दिया गया, इसी के कारण इसका विरोध हो रहा है। जो मुस्लिम्स हैं उनको यहां पर इंक्लूड नहीं किया गया, इसलिए इसका विरोध हो रहा है कि नागरिकता जो अधिनियम है 1955 उसमें संशोधन किया गया है, और जो 3 देश हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वहां से कोई लोग आए हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बांग्लादेश से, चाहे बुद्ध हो, चाहे जैन, पारसी, ये सभी 6 कम्युनिटी के लोग अगर इंडिया में आ गए हैं, कब से, अगर 2014 से पहले आए हुए हैं इंडिया में, तो इनको बिना किसी रोक टोक के बाद जो नागरिकता है वो दे दी जाएगी, चाहे इनके पास कोई कागज वगैरह हो या नहीं हो, चाहे ये इलीगल रूप से इंडिया में आए हो या नहीं आए हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, इन सभी को नागरिकता दे दी जाएगी। तो यही क्या है, नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखोगे। अगेन हम जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहां पर हो गया है कंप्लीट, नागरिकता पेज नंबर 3 पर जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो हमने कंप्लीट कर लिया। पेज नंबर 4 अब चलते हैं हम यहां से, पेज नंबर 4, 5, 6 एंड 7, यहां पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, सब कोरोना की चुनौती, डेली सेम वही आता है, तो हमको यहां से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। एक यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो मंगलयार राज्य है, कृषि आदिवासी विकास मंत्रालय ने महिलाओं को लाहौल स्पीति जिले से जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोक दिया। यहां पर जो 14 डेज क्वारंटाइन है उसकी बात किया, तो यहां ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी हम छोड़ते हैं। यहां पर आगे चलते हैं, पेज नंबर 5 नॉट इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 6 नॉट इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 7 कोई काम का नहीं है। डायरेक्टली चलेंगे हम पेज नंबर 8 पर, जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट, देश के नाम पर नई बहस, कोई काम का नहीं है, छोड़ दीजिए। ये एक फिलोसॉफिकल टॉपिक है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको कर सकते हो, लेकिन ये कोई देर से आया फैसला, ये हमने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था मजदूरों को लेकर, जो पहले सुप्रीम कोर्ट मजदूरों को लेकर कोई अच्छा फैसला नहीं दे रहा था, अब उसने कहा है कि 15 दिन के अंदर क्या करो, 15 दिन के अंदर सभी लोगों को उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था करो। अब कहा है इतने दिनों बाद, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मींस अब जब लोग घर पर पहुंच चुके हैं तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्णय दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट को शर्म आनी चाहिए कि इतने दिनों बाद इतना लेट कर दिया ऐसे निर्णय देने में, जबकि सुप्रीम कोर्ट को पहले से ही ऐसा निर्णय देना चाहिए था लोगों के लिए। लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई, माइग्रेंट्स वर्कर्स को, और सुप्रीम कोर्ट की आलोचना भी हुई इन सभी बातों को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं जो डिसीजन दिया है वो लेट दिया है, पहले ऐसे डिसीजंस देने चाहिए थे। तो सही में सुप्रीम कोर्ट ने बाद में लेट दिया डिसीजन, तो ठीक है, दैट्स गुड, बट पहले से ही डिसीजंस गवर्नमेंट को ऐसे दिशा निर्देश पहले से दिए जाने चाहिए थे। यहां पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट यहां पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, यहां से हम ले सकते हैं इस आर्टिकल को हम डिस्कस अच्छे से करेंगे कि आत्मनिर्भर भारत क्या है। यहां पर ये जो है पूरा इंपॉर्टेंट, इससे संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं, यहां पर जितनी बातें लिखी हुई है कि पहले यहां पर लिखा हुआ है कि वोकल फॉर लोकल का मतलब क्या होता है कि हमारी जो लोकल वस्तुएं, जो हमारे स्थानीय जो किसान पैदा करते हैं, या हमारे हथकरघा है, या जितना भी हमारे लोकल जो परंपरागत वस्तुएं बनती है, वोकल का मतलब होता है उसका प्रचार करें, हम बोलें उसके लिए, वर्ल्ड लेवल पर बोलें,
या इंडिया में उसका प्रचार करें, लोकल वस्तुओं का, ताकि, और साथ में इन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि हम आत्मनिर्भर बने, हम स्वावलंबी बने, गांव हमारे स्वावलंबी बने, इसके लिए हम कुटीर उद्योगों का वहां बढ़ावा दें। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि गांधी जी का जो एक सपना था कि गांव कैसे स्वावलंबी बने, उसके लिए हम कुटीर उद्योगों को क्या करें, बढ़ावा दें। साथ में इन्होंने ये कहा है कि हम नीतियां बनाएं, तो नीतियां कैसे बनाएं, नीतियां ऐसे नहीं बनाएं कि सेंट्रल गवर्नमेंट नीति बना रही है और उसको राज्यों को सौंप रही है और राज्य फिर गांवों में सौंप रहे हैं, ऐसा नहीं हो। हमको क्या करना चाहिए, हमको नीतियां हमेशा गांवों से स्टार्ट करनी चाहिए कि गांव में गांव की जरूरत क्या है उनको पूछा जाए, उसके बाद हम जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास उन नीतियों को भेजें कि हमको इस चीज की जरूरत है, बाद में ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे कि ऐसी नीतियां बननी चाहिए। तो ये है बॉटम टू टॉप अप्रोच, और ये जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर जो हमारी पंचायत है, ये थी टॉप टू बॉटम अप्रोच। आजकल जो ज्यादातर स्कीम्स अपनाई जा रही है वो है बॉटम टू टॉप अप्रोच, कि नीचे स्थानीय जरूरत क्या है उसके अनुसार उद्योग लगाना, उसके अनुसार क्या करना, उसके अनुसार डिसीजंस लिए जाना। ये सभी एक जो इंपॉर्टेंट है कि अगर हमको गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमको गांवों में क्या करना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा गांव में, और साथ में रोजगार के लिए जो स्किल डेवलपमेंट है, मींस कुशलता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर काम में अगर अच्छा है तो उसको उसमें प्रशिक्षण दिया जाना गांव में, इसको बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट। यहां पर और क्या कहा गया कि हम क्या कर सकते हैं, हम जो परंपरागत हमारे उद्योग हैं गांव में, जो हमारे परंपरागत उद्योग हैं उनको हम बढ़ावा दें। ये जितने भी फल सब्जियां हैं, दूध वगैरह, जितने भी प्रोसेसिंग, इनकी ग्रेडिंग, इनकी पैकेजिंग, इन पर ध्यान दिया जाए। साथ में ग्राम उद्योग, हथकरघा उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इन सभी को भी हम बढ़ावा दे। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में एक जो इंपॉर्टेंट है लाल फीताशाही, ये हमारे लिए कितना हम पैसा खर्च कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डाटा आपको याद नहीं रहेगा, बस लाल फीताशाही याद रखना। लाल फीताशाही में क्या होती है कि अगर कोई भी फाइल है उसके ऊपर आपने देखा होगा फाइलों के ऊपर एक लाल जो है वो क्या लगा हुआ रहता है, एक लाल धागा लगा हुआ रहता है, वो बंधी हुई रहती है और वो फाइलें ऐसे कैसी रखी हुई रह जाती है कई सालों तक, उन पर कोई काम नहीं होता, इसे बोलते हैं लाल फीताशाही। तो इसको याद रखना, लाल फीताशाही कम हो और हमारा जो काम है वो पूरा इंडिया में फास्ट हो, सभी जो काम है वो पूरी तरह क्या हो, फास्ट। तो ये पूरा क्या था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनका हमने डिस्कशन किया। पेज नंबर 8 पर हमने डिस्कशन किया। अब चलते हैं हम पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 पर जो यहां पर पूरा है ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या होता है कि हम बाहर से जितनी वस्तुएं मंगवाते हैं उसके कारण हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, उससे हमारा क्या होता है, आयात के कारण क्या होता है, व्यापार घाटा वो बढ़ता है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम कौन कौन से देखेंगे कि एक है जो हमारा व्यापार घाटा है वो क्या होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है टैरिफ, एक होता है नॉन टैरिफ, एक होता है टैरिफ, ये दोनों देखेंगे हम। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ क्या होता है, 1991 के जो रिफॉर्म है वो नई आर्थिक नीति वो क्या थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक जो यहां पर इंपॉर्टेंट है एंटी डंपिंग ड्यूटी, जो आपको समझना चाहिए कि एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि एंटी डंपिंग ड्यूटी किसको कहते हैं। एक तो डंपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि डंपिंग क्या होती है, उसको लेकर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो डंपिंग एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी, यहां से हम देखेंगे कि पूरा क्या मामला है। यहां पर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लिखी हुई है इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सभी पॉइंट्स को लेकर हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे पेज नंबर 9 पर। पेज नंबर 10 जो है वहां पर हम देखेंगे विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है। विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। यहाँ सीधा लिखा हुआ है कि विदेशी मुद्रा भंडार में सोना, एसडीआर क्या होता है, इसको भी देखेंगे। साथ में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां जिसमें पाउंड, येन, जो विदेशी मुद्रा के संग्रह, एफडीआई, बाहर से जो हमने कर्ज लिया वो सभी भी इसमें शामिल किए जाते हैं, ये भी हम देखेंगे। साथ में जो पेज नंबर 11 है, पेज नंबर 11 की अगर बात करें हम, पेज नंबर 11 की अगर बात करें तो पेज नंबर 11 पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पर नेपाल के साथ हमारा जो प्रॉब्लम है, नेपाल के साथ यहाँ सीमा का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके बारे में हम देखेंगे। हम पहले भी इस पर डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है भारतीय क्षेत्र में पड़ने वाला लिपुलेख, कालीपानी और लिम्पियदुरा इलाकों को भी जो अब नेपाल एक संशोधित नक्शा बना रहा है जिसमें इनको भी शामिल कर रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सभी पॉइंट्स हैं। उसके अलावा
पेज नंबर 12, पेज नंबर अगर 12 की बात करें तो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है यहां पर, तो इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। पेज नंबर 13 पर भी कोई न्यूज नहीं है ऐसी जिसका हम डिस्कशन करें, एंड पेज नंबर 14 जो है वहां पर भी कोई न्यूज नहीं है जिसका हम डिस्कशन आज यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, तो ये पॉइंट भी कोई काम का नहीं है। तो अब हम चलते हैं हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जहां से हमको एक तो हमारा नेपाल वाला जो मामला है उसको हम देखेंगे, नेपाल वाला पूरा मामला क्या है अगेन, और दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है यहां पर ये जो पूरा मामला था विदेशी मुद्रा भंडार, उसका डिस्कशन करेंगे, और तीसरा जो पूरा मामला है वो है आत्मनिर्भर भारत से संबंधित। यहां कुछ पॉइंट्स हमने देखे हैं कि टैरिफ क्या होती है, नॉन टैरिफ क्या होती है, व्यापार घाटा क्या होता है, इन सभी को हम डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन अबाउट द टॉपिक्स, ठीक है। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं अगेन, देखो कौन कौन से मामले थे। पेज नंबर 9 पर जो एडिटोरियल था उसमें लिखा हुआ था व्यापार घाटा। तो इसको समझना, व्यापार घाटा क्या होता है, ये किसका पार्ट है और इसको कैसे निकालते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें कॉन्सेप्ट समझना आप, क्या कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो इंडिया वो कई देशों के साथ, अगर इंडिया एक देश है तो कई देशों के साथ, चाहे यूएसए हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे चाइना हो या फ्रांस हो या देश कोई अन्य अदर कंट्री, इन सभी के साथ एक ईयर में वो लेन देन करता है पैसों की। यहां से पैसा जाता भी है इंडिया से और इंडिया के अंदर आता भी है। तो ये जो पूरा लेन देन है एक साल में, इसी को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, मींस भुगतान संतुलन। क्या बोलते हैं? भुगतान संतुलन। और ये बीओपी क्या होती है कि एक साल में किसी एक देश का संसार के अन्य देशों के साथ जो आर्थिक लेन देन होता है उसे हम क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन। जो लेन देन रहती है, जो लिखा पढ़ी रहती है, उसे क्या कहते हैं? बीओपी। और जो बीओपी है उसके दो पार्ट हैं। एक होता है उसमें करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट, ACCOUNT अकाउंट। तो यहां पर हम समझेंगे कि ट्रेड जो घाटा है वो क्या है। अगर यहां हम देखें बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो इसके दो पार्ट हमने देखे। एक तरफ हमने क्या देखा? करंट अकाउंट, एक तरफ देखा हमने कैपिटल अकाउंट मींस पूंजीगत खाता, एक तरफ है चालू खाता। चालू खाते में दो आते हैं, एक आता है विजिबल अकाउंट और एक आता है इनविजिबल अकाउंट, मींस दृश्य खाता और अदृश्य खाता, इन अलग अलग नाम हैं। इसमें किस चीज का बात करते हैं? जो विजिबल अकाउंट है इसमें वस्तु का लेन देन, वस्तु का आयात मींस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होता है वो इस खाते में आता है। जो इनविजिबल अकाउंट है इसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किसका? सेवाओं का, सेवा जैसे बैंकिंग है, एजुकेशन, हेल्थ, ये सभी सेवा है। तो सेवाओं का जो लेन देन है वो इनविजिबल अकाउंट में। साथ में अगर किसी देश ने कहीं दूसरी जगह एफडीआई की है, अगर एफडीआई की है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो उससे जो आय होती है वो भी इसी के अंदर आती है। तो इससे जो इनकम हो रही है वो इसी का पार्ट है। साथ में अगर किसी देश ने, दूसरे देश ने हमको गिफ्ट दिया है, अगर हम किसी दूसरे देश ने दान दिया है मींस ग्रांट, दान के रूप में, जैसे हम शादियों में जाकर पैसा देते तो क्या है? ग्रांट है। करंट अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती है? करंट अकाउंट में आता है आपका एफडीआई कितना हो रहा है। अगर 5 लाख का एफडीआई हुआ है और 5 लाख एफडीआई से बाद में किसी साल में जो आय होगी वो आय इसका पार्ट होगा, लेकिन एफडीआई डायरेक्टली इसका पार्ट होगा। अगर कहीं हम बाहर से कोई संपत्ति खरीद रहा है, कोई इंडिया का नागरिक बाहर से कोई संपत्ति खरीद रहा है, तो वो भी कैपिटल अकाउंट का पार्ट होगा। जो एनआरआई है, नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस, वो अगर अपने अकाउंट्स में पैसा जमा करा रहे हैं वो भी करंट अकाउंट, जो कैपिटल अकाउंट है पूंजीगत खाता, उसका पार्ट होगा। अगर इंडियन गवर्नमेंट विदेशों से उधार ले रही है तो वो भी कैपिटल अकाउंट का पार्ट होगा। तो ये सभी समझना। और एक जो प्राइवेट रेमिटेंस है, प्राइवेट रेमिटेंस मींस अगर अरबियन कंट्रीज में कोई फैमिली मेंबर है, वो लोग काम कर रहा है बाहर जाकर और अपनी फैमिली को पैसा भेज रहा है, तो उसे बोलते हैं प्राइवेट रेमिटेंस मींस निजी संप्रेषण। वो किसका पार्ट होगा? इनविजिबल अकाउंट का। अब यहां पर विजिबल जो अकाउंट है इसको क्या बोल रहे हैं हम? वस्तुओं का लेन देन, और इसी को बोलते हैं हम ट्रेड अकाउंट भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? ट्रेड अकाउंट। अब सोचिए, अगर वस्तुओं का जो इंपोर्ट है वो ज्यादा हो रहा है एक्सपोर्ट की तुलना में, तो क्या हो जाएगा? ट्रेड घाटा, ट्रेड डेफिसिट, मींस वस्तु हमारे यहां ज्यादा इंपोर्ट हो रही है तो इसी को बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट, मींस हमारा
व्यापार घाटा किसके साथ, सभी देशों के साथ हमारा व्यापार घाटा बना हुआ है, ज्यादातर देशों के साथ, स्पेशली चाइना के साथ। इसलिए हमको आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक व्यापार घाटा आपको बताया। डंपिंग क्या होता है? डंपिंग का मतलब क्या होता है ये समझना। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो शहर रहते हैं, यहां पर कोई शहर है बड़ा, यहां पर बड़ा शहर है जहां पर काफी मात्रा में कचरा आता है, कचरा यहां पैदा हो रहा है। क्या हो रहा है? कचरा मीन जो वेस्ट मटेरियल है। और आपने देखा होगा शहर से दूर कहीं एक बड़ा खड्डा कर देते हैं और उसमें पूरे माल को क्या कर देते हैं? डंप कर देते हैं। तो माल को क्या करते हैं यहां? डंपिंग, डंप। तो ऐसी साइट शहर के बाहर जहां पर कचरा जो रहता है उसको डाल देता। तो यहां डंपिंग क्या होता है कि कोई देश है जैसे चाइना, वो इंडिया का जो मार्केट है उसको पूरा अपने माल से भर दे, सस्ते माल से। मीन से क्या है? डंपिंग, डंपिंग। तो अगर हम चाहते हैं कि चाइना ऐसा ना करे तो हम क्या करेंगे? ये 10 रुपए की वस्तु थी, 10 रुपए की वस्तु थी, जहां इंडियंस के मार्केट में अगर इंडियंस पैदा करते हैं तो वही वस्तु 20 रुपए की होती है। इसलिए इंडियंस की वस्तु को कोई नहीं खरीदता, चाइना की वस्तु को खरीदेंगे 10 रुपए में। इसलिए अब क्या होगा? इंडिया क्या करेगी? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। और ऐसा कर कर वो 10 रुपए की वस्तु को 25 रुपए कर देगी ताकि इंडियन मार्केट से वो कंपटीशन कर सके। तो इसे बोलते हैं डंपिंग को रोकना। किसके द्वारा? शुल्क लगाकर। उसे बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। एक और जो इंपॉर्टेंट है, हम जब व्यापार पढ़ते हैं, व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, तो उसमें दो टर्म आती है। एक आती है टैरिफ, TARIFF, टैरिफ। और अच्छे से लिख देते हैं अदरवाइज आप कंफ्यूजन हो सकते हो। यहां पर समझना, जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें दो पार्ट आते हैं, एक होता है टैरिफ और एक होता है नॉन टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर। तो दो तरह के बैरियर हमेशा देश लगाते हैं। जैसे इंडिया है, अगर चाइना से कोई माल आ रहा है तो हम क्या लगा सकते हैं? टैरिफ लगा सकते हैं। मींस अगर ये 10 रुपए की इसकी वस्तु हमने आयात शुल्क लगा दी तो ये 20 रुपए की भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। दूसरा क्या है, यहां पर हम शुल्क नहीं बढ़ाते। हम क्या करते हैं? शुल्क नहीं बढ़ाते, लेकिन हम क्या करते हैं यहां पर नॉन टैरिफ में कि हमने एक ऑर्डर पास कर दिया कि जो भी आयात आएगा चाइना से जो आयात आएगा, चाहे खाद्य वस्तु जो है उसमें पेस्टिसाइड जो है, पेस्टिसाइड उसकी मात्रा केवल 5 माइक्रोग्राम होनी चाहिए। तो इस टाइप से जो 5 मींस जो पिकोग्राम या जो है माइक्रोग्राम हम कर सकते हैं, यहां पर 5 माइक्रोग्राम होनी चाहिए। तो ये हम कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि हमको पता है कि चाइना में 5 माइक्रोग्राम तो होना बहुत मुश्किल है, वहां तो 10 माइक्रोग्राम मिनिमम है। तो ऐसा करके हम इनडायरेक्टली क्या कर सकते हैं? नॉन टैरिफ बैरियर लगाकर किसी देश के आयात को नियंत्रित कर सकते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आपको समझ में आ गया होगा। एक जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें जो हमने देखा था विदेशी विनिमय भंडार। विदेशी विनिमय भंडार क्या होता है कि हमारे देश में फॉरेक्स, इसको फॉरेक्स रिजर्व भी बोलते हैं। फॉरेक्स रिजर्व मींस बाहर से हमारे पास जो भी सोना आया है, जो हमारे पास सोने का भंडार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, या फिर जो IMF है, इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा जो कोष है, उसका हमारे पास अगर उसकी एक मुद्रा है SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट मींस विशेष आरक्षित अधिकार। इसके तहत जिस देश का जितना ज्यादा SDR IMF में रहता है उतना ही पैसा लगा हुआ रहता है IMF में, उसको यहां पर मापते हैं। साथ में हमारी विदेश में कितनी ज्यादा परिसंपत्तियां हैं उनको सबको जोड़ा जाता है। हमने कोई कर्ज लिया है या हमने कोई बिल्डिंग खरीदी है बाहर में, वो भी सब हमारे फॉरेक्स रिजर्व का पार्ट रहते हैं। किसी देश का जितना ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व रहता है किसी देश के पास, उतना ही ज्यादा वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग रहता है। तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट है। हमारा फॉरेक्स रिजर्व लगभग 400 बिलियन डॉलर के आसपास है, 400 बिलियन डॉलर के आसपास। जबकि अगर चाइना की अगर बात करें तो चाइना का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो लगभग 3000 बिलियन डॉलर है। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। हम जो विदेशी विनिमय भंडार है उसके मामले में चाइना से बहुत पीछे हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम देखने वाले हैं इंडिया एंड नेपाल। देखना है, हमने ये देखा था कि हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट था कहां से इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ। यहां पर है नेपाल, यहां पर इंडिया, यहां पर चाइना और यहां पर भूटान। हमने क्या किया, हमको जाना था कैलाश मानसरोवर। यहां पर हम पहले क्या करते थे कि हम सिक्किम के नाथुला दर्रे से यहां से पास से होते हुए हम कहां तिब्बत के रास्ते होते हुए कहां जाते थे? कैलाश मानसरोवर यात्रा। और ये लगभग जो यात्रा का 80 से 90% एरिया था वो कहां पड़ता था? चाइना में, चाइना के तिब्बत में।
हमने सोचा कि क्यों ना इस रूट को हम हटाकर एक दूसरा रूट अपनाएं। हमने क्या किया, एक दूसरा रूट अपनाया। उसमें हमने क्या किया कि ये जो एरिया है वो है इंडिया का, और यहां पर ये जो एरिया है वो है नेपाल, यहां पर इंडिया और यहां पर चाइना। हमने क्या किया, यहां से जो धारचूला डिस्ट्रिक्ट है किसका, नेपाल का, वहां से होते हुए हमने एक सड़क बना दी, वहां से होते हुए हमने सड़क बना दी, वहां से होते हुए हमने क्या बना दी, एक सड़क बना दी, यहां से होते हुए हमने एक सड़क बना दी धारचूला डिस्ट्रिक्ट से। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है वो क्या था, एक इंपॉर्टेंट इश्यू समझना, इसमें क्या इंपॉर्टेंट इश्यू है। ये जो एरिया था, यहां है कालापानी रीजन, ये है कालापानी रीजन। ये जो इतना एरिया है ये कालापानी रीजन है, एक चौकोर त्रिकोण की तरह। इससे होकर हमने सड़क बना दी यहां से आगे से जाकर, और इस एरिया को बोलता है नेपाल अपना, कि एक जो कालापानी रीजन है वो ये मेरा है। इसीलिए चाइना चिढ़ गया, ये जो नेपाल था सॉरी वो चिढ़ गया हमने। और ये प्रेजेंट में जो कालापानी रीजन है ये हमारे जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड का, उसका पार्ट है। अब आगे समझना क्या मामला पूरा। नेपाल का कहना है कि मेरा जो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, जो वेस्टर्न इसका जिला है धारचूला, उसका पार्ट है ये क्या, कालापानी रीजन। ये जो पार्ट है ये क्या है, कालापानी रीजन। प्रेजेंट में हमारा जो उत्तराखंड है उसके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। यहां से एक रिवर गुजरती है महाकाली रिवर, और 1816 में एक सुगोली ट्रीटी हुई थी, सुगोली, किसके बीच में, अंग्रेजों के और नेपाल के बीच में। और उसमें यह कहा गया था कि जो महाकाली रिवर है इसके इधर वाला पार्ट नेपाल और इधर वाला पार्ट कौन सा है, इंडिया का। लेकिन चाइना का कहना है कि ये जो पार्ट है यहां से जो नदियां बहती है, यहां से जो सहायक नदी आती है काली नदी की, उसको मैं काली नदी मानता हूं, जबकि ये नहीं, इंडिया मानता है ये वाली यहां से जो ओरिजिन हो रही है। क्योंकि जो काली नदी है, काली नदी, उसकी कई सहायक नदियां हैं, तो चाइना यहां से मानता है, नेपाल यहां से मानता है, जबकि इंडिया यहां से मानता है। तो इसी को लेकर डिस्प्यूट है कि कौन सी बाउंड्री नेपाल की माने, कौन सी बाउंड्री हम माने। तो समझना, नेपाल जो काली नदी है उसका ओरिजिन यहां से मानता है और इसको यहां से, और इंडिया मानता है यहां से। तो अगर हम नेपाल का कहना माने तो ये पूरी बाउंड्री नेपाल की होगी, और इसी को लेकर नेपाल अब नया मैप जारी कर रहा है, जिसमें लिम्पी यदुरा, ये जो कालापानी रीजन है ये, एंड लिपुलेख पास, इन तीनों को अपना बता रहा है, और ये दोनों देशों के बीच में डिस्प्यूट का मामला बना हुआ है। तो ये थोड़ा सा समझना, ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसको हमने समझा कि पहले हम कहां से तिब्बत जाते थे, हमने कहां रोड डेवलपमेंट किया, और उसके बाद चाइना जो नेपाल है उसका क्या दावा है, और उसी को लेकर पूरी प्रॉब्लम चल रही है। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पर। जो दोनों देश हैं उसमें सॉल्यूशन क्या आ सकता है कि हम पहले बातचीत, अभी दोनों देशों के बीच में बातचीत जो है वो बंद है, तो उसको वापस स्टार्ट किया जाए राजनीतिक स्तर पर। साथ में जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, जिसमें हम रोटी बेटी का संबंध बताते हैं नेपाल के साथ, उसको महत्व दिया जाना चाहिए। यहां पर जो राजनीति है कहां की, नेपाल की, वो अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाह रही है। वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो अपना एक तरह से स्वार्थ देख रही है। तो राजनीति से हटकर हमको कहीं ना कहीं देशों के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध है उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो बातचीत है उसको भी हमको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो ये सभी बात, साथ में हमारे सांस्कृतिक जो संबंध है वो चाइना जो नेपाल है उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन बातों को लेकर हम आपस में सॉल्यूशन लिख सकते हैं कि ऐसे डिस्प्यूट को हम जल्दी से क्या करें, सोल्व करें बातचीत के द्वारा। तो यही आज हमारा दैनिक जागरण जो था उसका डिस्कशन का पॉइंट था, जिसमें हमने सारे मेन पॉइंट्स को डिस्कशन किया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज दैनिक जागरण एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच।